नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और वहीं आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आपको केवल और केवल एक बार ही फीस जमा करनी होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका वहाँ पे कोर्स अवेलेबल होगा। उस कोर्स को आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिए, या आप किसी भी इंक्वायरी के लिए तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच है। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच है। यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको बैच मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की आपकी अगर इंक्वायरी भी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, बेसिकली आपको बताना है। अब देखिए, जब आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, आप याद करिए जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, तो मैं जब इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू करता हूँ तभी वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी, जिसमें मार्शल की बात होती है, जिसमें रॉबिन्स की बात होती है, जिसमें एडम स्मिथ साहब की बात होती है, जिसमें जेएस मिल साहब की बात होती है, जिसमें रेगनर नर्स की बात होती है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी। जैसे एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन जब मार्शल साहब आते हैं तो एडम स्मिथ साहब की इस अवधारणा को नकारते हुए कहते हैं कि धन एक साधन मात्र है, मनुष्य के कारण धन है, धन के कारण मनुष्य नहीं है। तो चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो अब यहाँ पे अगर जो आपने रॉबिन्सन को पढ़ा होगा, रॉबिन्सन, तो रॉबिन्सन ने क्या बोला था, तो रॉबिन्सन ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं असीमित है। रॉबिन्सन ने क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं जो है वो असीमित है। असीमित मतलब अनंत है, असीमित है। वस्तुएं क्या है,
बाजार में या अर्थव्यवस्था में असीमित है। अगर जो हम आपसे कहें कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको एक कॉपी में लिख लीजिए या उसको काउंट कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनंत वस्तुएं हैं। क्या है? अनंत वस्तुएं हैं, तो वस्तु असीमित है। लेकिन रॉबिन्सन ने ये बोला कि देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तुएं असीमित हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनको चुनते हैं जो दुर्लभ होते हैं। अर्थात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दुर्लभ दुर्लभ वस्तुओं को चुनते हैं। तो जितने लोग भी दुर्लभ, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि दुर्लभता के कारण जब हम जो विकल्प चुनते हैं उसका, ठीक है ना। तो रॉबिन्सन का, अगर जो आपने रॉबिन्सन की परिभाषा को आपने पढ़ा होगा, तो रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं असीमित है, लेकिन हम दुर्लभ वस्तुओं का ही चयन करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय, एक जैसे जो अर्थव्यवस्था क्या करती है? नियोजन अपनाती है। चलिए पहले आप उत्तर करिए, ठीक है। निर्देशित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? कमांड इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसपे कमांड किसका होता है? सरकार का होता है, ठीक है। तो निर्देशित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे किसका कमांड होता है? सरकार का कमांड होता है, ठीक है। तो चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केंद्रीय आयोजन प्राधिकरण के द्वारा। आप सभी लोग को पता ही होगा कि नियोजित आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार का एक केंद्रीय आयोजक अधिकारी होता है जो ये निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना किया जाए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन कैसे किया जाए, या उत्पादन करने के लिए वो अनेक प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है, इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7 बजे से आप लोगों की क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कि देखिए सर जी, हमको किसी चीज की जब आवश्यकता पड़ती है ना, ठीक है, हमको जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस वस्तु की मांग करते हैं। जब किसी वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस वस्तु की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और जब हम किसी वस्तु को मांग करते हैं अर्थात खरीदते हैं, तो उसके लिए हम मुद्रा का त्याग करते हैं, अर्थात आर्थिक क्रिया संचालित होता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया होगा। जब हम मांग करेंगे तो एक उत्पादक उत्पादन भी तो करेगा ना, तो उत्पादन करेगा तो उसमें उसका पैसा लगेगा, तो आर्थिक क्रिया होगी। अब जब आर्थिक क्रिया होगी तो फिर क्या होगा? उत्पादन होगा। और जब उत्पादन हो जाएगा, वस्तु मार्केट में आ जाएगी, तब आप इसे खरीद के क्या कर लेंगे? उपभोग कर लेंगे। सो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि पहले मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, फिर वो मांग करता है, तो मांग करने के कारण एक उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करता है, अर्थात मांग और पूर्ति दोनों बढ़ता है। तो जब मांग भी होगा और उत्पादन भी होगा तो आर्थिक क्रियाएं होंगी। और जब वस्तु का उत्पादन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वस्तु मार्केट में बिकेंगी, फिर उपभोग होगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा था? एप्लीकेशन पे जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, जब मैं पहली या दूसरी क्लास ही लेता हूँ तो अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाओं को पढ़ाता हूँ, जिसमें हम आपको बताता हूँ, जिसमें आपको एडम स्मिथ की परिभाषा बताई जाती है, जिसमें मार्शल की परिभाषा बताई जाती है, जिसमें पिगू की परिभाषा बताई जाती है, जिसमें जगदीश भगवती की परिभाषा बताई जाती है, ठीक है। बताई जाती है कि नहीं? बताई जाती है। जिसमें रॉबिन्सन की परिभाषा की बात की जाती है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एक, हाँ चलिए क्या उत्तर आ रहा है पहले आप उत्तर करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं।
तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, कोसा साहब सभी लोग का उत्तर है ठीक है। तो अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है, ये बात किसने कही थी? तो कोसा ने कहा था। तो अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? कोसा के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक पुस्तक लिखी गई थी, सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये पुस्तक किसकी थी? इसी पुस्तक में मार्शल ने ये बात कही थी। जैसे जब एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, तो मार्शल साहब आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक में उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, मनुष्य जो है ना उसके कारण धन है, धन के कारण मनुष्य नहीं। मार्शल ने क्या कहा कि मनुष्य के कारण धन का वजूद है, धन के कारण मनुष्य का वजूद नहीं है। सो इस प्रश्न की बात करें तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है, ये मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न कि धन स्वयं एक लक्षण नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए भाई, स्टेटमेंट से अक्सर आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलता है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं, और कोई कुछ बी भी बता रहे, कुछ सी भी बता रहे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धन मनुष्य के लिए है, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए, धन के लिए। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मार्शल बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये बात मार्शल ने ही कहा था। मार्शल ने कहा कि देखिए भैया, मनुष्य का वजूद जो है ना वो धन के कारण नहीं है, धन का वजूद मनुष्य के कारण है, ठीक है। अर्थात धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कह के आलोचना की गई? क्या उत्तर आएगा भाई? कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कह के आलोचना किया गया? इजी सी बात है। चलिए, एक पूछा जाता है कुबेर का शास्त्र, घृणित विज्ञान की जगह पे कहा जाता है कुबेर का शास्त्र, कुबेर का शास्त्र। कुबेर का शास्त्र भी कह के क्या किया गया कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का आलोचना किया गया, ठीक है ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो एडम स्मिथ ने ये बात कही थी, एडम स्मिथ ने ये बात कही थी कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का अध्ययन है। लेकिन 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 रस्किन साहब ने, रस्किन और एक अर्थशास्त्री और थे, ये जर्मन अर्थशास्त्री थे, कार्लाइल, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसकी आलोचना करते हुए
अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कहा, गणित विज्ञान कहा, ठीक है, या कुबेर का शास्त्र कहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर मक्खन रोटी का भी शास्त्र कहा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। मक्खन रोटी शास्त्र, मक्खन रोटी शास्त्र, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या कहा गया भाई, चलिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, अब देखिए इजी सी बात है। अब अगर जो आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात कर रहे हैं तो आपको कौन कौन याद आने चाहिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे, फिर आपको याद आना चाहिए किसकी, एडम स्मिथ साहब की याद आनी चाहिए, एडम स्मिथ साहब की याद आनी चाहिए, और आपको किसकी याद आनी चाहिए, आपको जेएस मिल की याद आनी चाहिए, आपको और किसकी याद आनी चाहिए, जेबी से साहब की याद आनी चाहिए, जेबी से साहब। जेबी से साहब ने क्या कहा था, जेबी से साहब ने कहा था, जेबी से ने क्या बोला था, जेबी से ने क्या कहा था सर, तो जेबी से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व करिए ना तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए, ठीक है ना। जेबीसी साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत ही तो आते हैं ना, और जेबीसी साहब ने क्या कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसका मतलब कि उन्होंने ये कहा कि पहले पूर्ति अर्थात पूर्ति को उन्होंने पहले रखा, अर्थात उत्पादन पहले होगा। इन्होंने क्या कहा कि उत्पादन पहले होगा, और जब उत्पादन होगा तब ऑटोमेटिकली वस्तु की मांग हो जाएगी, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। लेकिन इनकी आलोचना करने के लिए क्या उत्तर आ रहा है, पहले इस उत्तर को करिए। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या आपका उत्तर ठीक है, चलिए थोड़ा आराम से करिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, और कोई, ठीक है, चलिए। सब कुछ ए बी सी, काफी विविधता आ रही है भाई, काफी विविधता आ रही है, क्यों गलतियां इतनी सारी हो रही है, क्यों इतनी सारी गलती, ए ना होगा सर, क्यों इतने लोग डी बोल रहे हैं। अभी तो मैंने बताया कि जेबी से साहब ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात उत्पादन होगा उसके बाद मांग होगा, ये से ने कहा था। तो इसका मतलब कि उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व मिला क्योंकि पहले उत्पादन होगा। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब क्या कहते हैं, किन्स साहब कहते हैं कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। अर्थात किन्स ने क्या कहा, किन्स ने कहा कि पहले वस्तु की मांग होगी फिर वस्तु का उत्पादन होगा, अर्थात वस्तु की पूर्ति होगी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ठीक उल्टा कहा, जो जेबीसी साहब ने कहा उससे ठीक उल्टा इन्होंने कहा। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला चलिए, अगला प्रश्न है कि किसने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए अच्छा बताइए क्या उत्तर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, अभी इस प्रश्न के बारे में कुछ देर पहले मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, रॉबिन्स ने, ठीक है। तो रॉबिन्स ने क्या कहा था, यही तो कहा था ना कि अर्थव्यवस्था में असीमित साधन है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ये लीजिए तो यहाँ पे जितनी वस्तुएं हैं क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो
हम उसमें से दुर्लभ वस्तुओं का चुनाव करके अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये बात किसने कही थी? रॉबिन्स ने कही थी। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो स्लस्ट की वास्तविक आय स्थिर रखते हैं। अब अगर जो आपने स्लस्ट की प्रभाव नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्न को आप कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यार थियरी पढ़ लिया करिए। आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और करंट सारी चीजें दी जा रही है। बस आप मेहनत और ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पे एक्चुअली क्या हुआ कि एप्लीकेशन पे क्लास एक दो दिन से नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा कुछ समस्याएं आई हैं एप्लीकेशन में, और कुछ कंटेंट ऐसा था जो वो डिलीट हो गया था, फिर से उसको अपलोड कराया जा रहा है, अपडेट कराया जा रहा है। तो परेशान ना होइए, संभवतः कल से क्लासेस होने लगेंगी। मैं जैसे क्लास स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशन डालूंगा, परेशान ना होइए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं और कोई? सब बी, सब डी। जितने भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, और जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। देखिए, कीमत प्रभाव से आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग रूप से स्लस्टकी ने बताया। स्लस्टकी ने क्या कहा? स्लस्टकी ने ये कहा कि उपभोक्ता को उपभोग के उसी अवस्था, मतलब जो पहले अवस्था पे था उसी अवस्था पर ले जाना चाहिए जिस स्तर पर कीमत परिवर्तन से पूर्व था। अर्थात जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को उसी स्तर पे ले जाना चाहिए। अर्थात एक उपभोक्ता को उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना उपभोग वो कीमत में वृद्धि होने से पहले कर रहा था। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन से पूर्व खरीदे जा रहे वस्तु समूह को खरीदने की अनुमति देकर। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच कैसी होती है? चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर जो आप एंजिल साहब की बात करें ना, तो ये एक जर्मन अर्थशास्त्री हुए। एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री हुए। एंजिल साहब कहाँ के थे? ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने लोगों के आय समूह का अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने लोगों के समूह को लिया, लोगों के समूह को इन्होंने लिया, और इन्होंने ये देखा कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि होती है, इन लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इनका व्यय 3 प्रकार से प्रभावित होता है। पहला क्या है कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है, पहली कंडीशन में ये बताते हैं, पहली कंडीशन में कि जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी से उपभोग खाद्यान्नों पर व्यय नहीं बढ़ पा रहा है। खाद्यान्न व्यय उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी आय 5,000 से 1,00,000 रुपए पर महीना हो गया, तो भी तो आप रोटी चावल का ही उपभोग करेंगे ना, तो भी तो आप दाल ही खाएंगे ना, सब्जी ही खाएंगे ना। तो पहली कंडीशन में कहा कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है तो जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतना तेजी से खाद्यान्नों पर व्यय नहीं बढ़ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया कि जितनी तेजी से इन लोगों की आय बढ़ रही है ना, उतनी ही तेजी से लोग मकान और कपड़े पे व्यय कर रहे हैं। मकान और कपड़े पे उतनी ही तेजी से लोग क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि लोगों की जितनी तेजी से आय बढ़ रहे हैं ना, उससे कहीं बहुत ज्यादा तेजी से लोग क्या कर रहे हैं कि मनोरंजन और शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, मनोरंजन व शिक्षा पे लोग खर्च कर रहे हैं। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि ये वाली कंडीशन पूछ रहा है कि आय जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्नों पे व्यय नहीं बढ़ रहा है, इसलिए खाद्य पदार्थों की मांग की लोच क्या हो जाएगी? इकाई से कम हो जाएगी,
अर्थात ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजिल वक्र बताता है। चलिए, इतना आप लोग बात क्यों कर रहे हो भाई? इतना आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? चलिए, और देखिए जितने भी बच्चे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, आप लोगों से एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं ना जो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, आपको हतोत्साहित कर देंगे और अपने खूब पढ़ेंगे, है ना। तो कभी ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो ये कमेंटबाजी जो चल रही है इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत रखिए। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यार ऐसी बातें मत करो, पता चले आप तो मजाक में कोई बात बोल रहे हो कमेंट में, आपके कमेंट के वजह से कोई बच्चा या कोई बच्ची जो बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा है या पढ़ रही है वो डिमोटिवेट हो जाए, वो अपना पढ़ाई बंद कर दे, तो उसकी ज़िंदगी खराब होगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सोशल मीडिया के कमेंटर है। अरे यार, शिक्षा व्यवस्था खत्म नहीं हो पाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बशर्ते मेहनत की कमी है। मेहनत करते रहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा सफलता? मेहनत करते रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, ठीक है, लगने दीजिए ना। अगर जो नहीं ही तैयारी करेंगे तो फिर क्या करेंगे? जिस क्षेत्र में आप मास्टर हैं, जो चीज़ें आपको बेहतर आती उस वही तो करेंगे ना जिंदगी में। तो पेशेंसफुली लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो बहुत ज़्यादा जो लोग कमेंट करते हैं उनकी बातों पे आप ध्यान मत दिया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ने लगते हैं। तो जब पढ़ाई आप छोड़ने लगेंगे तो उससे किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ। दूसरा तो जो कह के गया वो बढ़िया पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। तो कभी भी ऑनलाइन जो लोग बात करते हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने पढ़ लेते हैं, दूसरे को आके डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्टर्ब होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? क्या बोल रहे हैं कि एंजिल वक्र बताता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एंजिल साहब जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने लोगों के एक समूह को लिया और कहा कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है तो इनका व्यय 3 प्रकार से प्रभावित हो रहा है। तो पहला उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से इन लोगों की आय बढ़ रही है उतनी तेजी से ये लोग खाद्यान्न पर व्यय नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात खाने पर व्यय नहीं कर रहे हैं। दूसरी दूसरी कंडीशन में बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लोग जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लोग मकान और कपड़े पे खर्च कर रहे हैं, मकान और कपड़े पे खर्च कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में उन्होंने कहा कि लोगों की जितनी तीसरी कंडीशन में उन्होंने क्या कहा? तीसरी कंडीशन में कहा कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से भी लोग किस पे कर रहे हैं? शिक्षा पे कर रहे हैं और मनोरंजन पे कर रहे हैं, शिक्षा और मनोरंजन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे कि एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न आय स्तरों पे क्रय करना चाहता है। अगला प्रश्न कि लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। क्या आवाज कम है क्या? एक सेकेंड, अब आवाज क्लियर है? शाम को 7 बजे से क्लास होती है, मतलब 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। रोज क्लास होती है, ईच एंड एवरी डे क्लास होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है भाई लोचशीलता? तो ये इजी सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ए बी सी। चलिए बताइए, डेल्टा पी क्या बताता है, डेल्टा क्यू क्या बताता है, और मांग की लोच का फार्मूला भी बताइए। चलिए, सभी लोग, इतने सारे लोग अननेसेसरी रूप से कमेंट करते हैं, इतने सारे लोग अननेसेसरी रूप से कमेंट करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए डेल्टा पी का मान क्या है, डेल्टा क्यू क्या बताता है,
P क्या बताता है और Q क्या बताता है और EP क्या बताता है। तो अगर जो मांग की लोच की हम बात करें तो मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है, EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P बाई Q, यही होता है ना मांग की लोच का फॉर्मूला। ठीक है, और मांग की लोच के फार्मूले को अगर जो हम लोग शब्दों में लिखें तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यही होता है ना। मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच क्या होती है, तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या होता है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, यही तो होता है ना। तो डेल्टा क्यू क्या बताता है, इसमें डेल्टा क्यू क्या बताता है, कमेंट करके बताइए। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की, लिख लीजिए कापी पेन हो तो, मांग की मात्रा में परिवर्तन, कापी पेन हो तो लिख लीजिए और नहीं भी हो तो कापी पेन लेके बैठा करिए। डेल्टा पी क्या बताता है, डेल्टा पी क्या बताता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, पी क्या बताता है, पी बताता है आरंभिक कीमत को, आरंभिक कीमत को, और क्यू क्या बताता है, आरंभिक मांग को, क्यू क्या बताता है, आरंभिक मांग को, मांग को। ठीक है, और या मात्रा को, आरंभिक मात्रा को। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अगला प्रश्न कि यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स अपान एक्स पूरे का अपान डेल्टा पी अपान पी है तथा डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल टू 0 हो तो मांग की लोच क्या होगी। अब एक बात मैं आप लोगों से बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग गणित नहीं पढ़े होंगे, तो जो लोग गणित नहीं पढ़े होंगे वो लोग एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम कहें कि 0/1 क्या होता है तो आप कहेंगे कि सर जी ये होता है 0। ठीक है, लेकिन वही अगर जो मैं आपसे ये कहूं कि 1/0 क्या होता है, तो 1/0 का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये पढ़ाया जाता है, जब आप साइन कोसेक सेक ये सब पढ़ते हैं ना, 10 पढ़ते हैं ना, तो इनफाइनाइट का मान आता है। तो इनफाइनाइट कैसे आता है, जब 1/0 होता है तो वहाँ पे इनफाइनाइट आ जाता है। तो अब देख लीजिए ये कह रहा है कि डेल्टा पी सॉरी डेल्टा एक्स अपान एक्स पूरे का अपान, अर्थात ये डेल्टा पी अपान पी का मान कितना दे दिया गया है, 0 दे दिया गया। पूरे का अपान 0 हो जाएगा, तो ऊपर कुछ भी हो अगर जो हर में 0 हो जाता है तो उसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोलेंगे अनंत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इसका मान दे देता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 0 दे देता है। तो जब इसका मान डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 0 दे देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मान की लोच 0 हो जाएगी। तो या तो उत्तर 0 आता है या तो इनफाइनाइट आता है। जब 0 नीचे होगा तो इनफाइनाइट होगा और जब 0 ऊपर होगा तो 0 होगा। अगला प्रश्न कि खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य होता है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, चलिए क्या बोल रहे हैं सभी लोग। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य, सो ऑप्शन नंबर बी सी, काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है सर। जितने बी बोलेंगे सब गलत होंगे, बी वाले सब गलत होंगे, कोनो सही नहीं होगा, बी वाला कोई भी सही नहीं है। सो जितने लोग भी बी बोलेंगे, देखिए इसीलिए कहता हूं
कॉमन सेंस, धैर्य बहुत जरूरी है परीक्षा में। बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से छोटा होता है। अब अगर जो हम लोग गुणक की बात करें, ठीक है, तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? RF कोहन ने दिया था। क्या कहा था कि आरंभिक दौर में रोजगार अगर जो बढ़ेगा तो इसके कारण भविष्य में कई गुना रोजगार में वृद्धि आएगी। फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया? निवेश गुणक के रूप में किन्स ने कहा कि निवेश में जितनी तेजी से वृद्धि की जाएगी उससे राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि आ जाएगी। ये सब याद आना चाहिए आपको। तो अगर जो बंद अर्थव्यवस्था है तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा? न ही आयात होगा न ही निर्यात होगा, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से क्या होगा? छोटा होगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? किन्स साहब का आय एवं रोजगार सिद्धांत अगर जो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, इजी सी बात है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर जो हम ये कहें कि किन्स की जो मान्यता है ना, ये अपूर्ण प्रतियोगिता से नहीं है। किन्स साहब ने जो ये सिद्धांत दिया है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ये पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था ना कि अर्थव्यवस्था में अगर जो जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, ठीक है, और बेरोजगारी नहीं होती है। लेकिन किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ अगर जो अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी है ना, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में संतुलन हो सकता है, या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान हो सकती है, या पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो सकती है। तो जितने लोग भी किन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सी मान्यता सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि ओकुन का नियम स्थापित करता है। ओकुन का नियम क्या बताता है भाई? ओकुन का नियम क्या बताता है? ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न अभी कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ओकुन के नियम को गणितीय रूप में प्रस्तुत करिए। तो कोई बताएगा कि ओकुन के नियम को अगर जो हम गणितीय रूप में प्रस्तुत करेंगे तो कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो देखिए, ओकुन के नियम को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है y डैश माइनस वाई अपान y डैश इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में u माइनस यू डैश, ठीक है, जिसमें y डैश क्या बताया उन्होंने? वास्तविक जीडीपी को बताया है। y डैश संभावित जीडीपी को बताया, ये संभावित जीडीपी है। y क्या है? ये वास्तविक जीडीपी है। ये क्या है? y डैश संभावित जीडीपी, y वास्तविक जीडीपी, ठीक है। इसके बाद इसमें u डैश क्या है? बेरोजगारी की सामान्य दर है, और यू क्या है? ये है बेरोजगारी की सामान्य दर, और ये है वास्तविक बेरोजगारी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि बेरोजगारी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध होता है। जिसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि अगर जो बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होती है, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी 1% बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में अगर जो बेरोजगारी 1% घटता है, तो इस कारण से उस अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी होगा उस जीडीपी में 2% की कमी आ जाएगी। यही तो बोला था ना आर्थर ओकुन ने। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ओकुन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में 1% बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके कारण उत्पादन की दशा में कमी आएगी, उत्पादन का स्तर कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो 2% जीडीपी में कमी आ जाएगी। तो अगला प्रश्न है कि यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.125 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई?
कि यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.125 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि देखिए भैया, गुणक के दो फार्मूले होते हैं, k इज इक्वल टू 1/MP/s और एक फार्मूला ये होता है k इज इक्वल टू 1/1 - यही तो दो फार्मूले होते हैं ना गुणक के। तो अब यहाँ पे क्या दिया, बचत की सीमांत प्रवृत्ति की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पे किसकी बात हो रही है, MPS की बात हो रही है, अर्थात इसकी बात हो रही है। तो k इज इक्वल टू 1/0.125, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इधर से आप 0 हटाएंगे और यहाँ पे 30 आप बढ़ा देंगे, फिर उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि स्वायत्त निवेश वृद्धि 5,000 करोड़ रुपए है, तो यदि स्वायत्त निवेश वृद्धि 5,000 करोड़ रुपए हो तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का नाम क्या होगा? थोड़ा आराम से कैलकुलेट करके इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको बहुत प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें कराई जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। आप अगर ठीक तरीके से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई? हम लोग इतने तरीके से, इतने सारे तरीके से इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट आप जिस भी कोर्स की तैयारी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, उस कोर्स को डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है? लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए। क्या उत्तर आ रहा है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आप 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि गुणक क्या होता है। तो गुणक मैंने कई बार बताया है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, ठीक है। डेल्टा वाई क्या करता बताता है, आय में परिवर्तन को, और डेल्टा आई क्या बताता है, निवेश में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। गुणक की बात यहाँ हो रही है ना, ठीक है। तो गुणक उपभोग और आय में परिवर्तनों की ही तो व्याख्या करता है ना, या संबंध बताता है ना। तो चलिए अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले बताया, 1 - MPC, और MPC का मान क्या दिया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80, ठीक है। ये क्या होगा, 1/1 - 0.80, ठीक है। इसको और कैसे लिख देंगे, माइनस कर लीजिए, 1/0.20, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 20-25-100, 5 आ जाएगा। अर्थात k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया 5, k का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपको राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर निकालनी है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू डेल्टा आई, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 5 गुणे ये कितना दिया है, 5 करोड़ दिया है, 5,000 करोड़ दिया है ना। तो 5 इंटू 5,000 करोड़ कितना आ जाएगा, 5×5=25, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि यदि 100 करोड़ के प्रारंभिक निवेश से आय में
500 करोड़ की वृद्धि होती है तो एमपीसी का मूल्य क्या होगा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, एक सेकेंड। ठीक, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, काफी विविधता आ रही भाई। चलिए बताइए कैसे होगा, ए बी सी डी मत बोलिए आप हमें ये बताइए कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ए बी सी डी नहीं बोलिए, बस ये बता दीजिए कि प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो प्रश्न सॉल्व में ये आपसे एमपीसी का मूल्य पूछ रहा है। तो अगर जो आपसे एमपीसी का मूल्य पूछ रहा है तो आपको डेल्टा आई पता होगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे एमपीसी को। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अच्छा डेल्टा आई भी तो दिया है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Y इज इक्वल टू क्या होगा, उपभोग परिवर्तन प्लस निवेश परिवर्तन। I इज इक्वल टू उपभोग परिवर्तन, उपभोग परिवर्तन जिसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, उपभोग परिवर्तन को डेल्टा सी से इंडिकेट करते हैं। अब प्लस निवेश परिवर्तन को कैसे इंडिकेट करते हैं, निवेश परिवर्तन, निवेश परिवर्तन को कैसे इंडिकेट करते हैं, कमेंट करके बताओ भाई। डेल्टा आई से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा आई से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेल्टा आई, निवेश आय कितना है, डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना है 500 करोड़। ठीक है, सी का मान आपसे पूछ रहा है, सी का मान एमपीसी अर्थात सी का मान आपसे पूछ रहा है, और डेल्टा आई का मान कितना दे दिया गया है, डेल्टा आई का मान 100 दे दिया गया है। प्रारंभिक 100 करोड़ की बात हो रही है ना, तो 100 करोड़ दे दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि आई, जैसे यहाँ पे देखे हैं ना कि y इज इक्वल टू उपभोग परिवर्तन प्लस निवेश परिवर्तन होता है, तो y क्या है, डेल्टा y 500 इज इक्वल टू डेल्टा सी, डेल्टा सी प्लस 100। ठीक है, इसका मतलब कि अब यहाँ से डेल्टा सी का मान कितना निकल आया, डेल्टा सी का मान आपका निकल आया 400 करोड़। डेल्टा सी का मान कितना निकल आया, 400 करोड़। अब आइए एमपीसी में इसका मान रख दीजिए। तो एमपीसी का मान जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, यही तो होता है ना। तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी का मान कितना है, डेल्टा सी का मान 400 करोड़ है, 400 करोड़ है डेल्टा सी का मान, और डेल्टा वाई का मान कितना है 500, 500। ठीक है, सो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.08 करोड़। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि लोक वित्त एवं निजी वित्त में क्या अंतर होता है। इजी सी बात है भाई, अभी 1-2 दिन पहले मैं बताया था। तो लोक वित्त ये मतलब सरकारी वित्त की बात हो रही है, इसका संबंध किससे है, सरकार से है। ठीक है, और निजी वित्त मतलब इसका संबंध क्या है, किसी व्यक्ति से, व्यक्ति से। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति जब वित्त का निर्धारण करता है, एक व्यक्ति की बात करें और एक सरकार की बात करें, तो लोक वित्त जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वहां पे 50,000 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए की बात होती है। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है ना, वो लाखों में बात करता है, हजारों में बात करता है, 50,000, 1,00,000 ऐसे बात करता है। ठीक है, तो सबकी बजट निर्माण क्या होता है, अलग अलग होता है। एक सरकारी वित्त की बात करें तो सरकार जो भी ऋण लेता है या ऋण देता है वो सरकार गोपनीय नहीं रखता है, वो सार्वजनिक रखता है। लेकिन एक व्यक्ति जब ऋण लेता है ना, तो वो ये सोचता है कि भैया हमको किसी को ये ना पता चले कि हम कर्ज लिए हैं, नहीं तो इससे हमारी बदनामी होगी। तो गोपनीयता का भी अंतर होता है, और उद्देश्य का भी अंतर होता है। सरकार जो है वो अपने वित्त के द्वारा समाज के कल्याण को अधिकतम करना चाहता है, और निजी व्यक्ति अपने निजी लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीनार्थ प्रबंध की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई,
चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। रितु चौहान जी, रंजीत कुमार जी, ललिता जी, एसएन मिश्रा जी, नौसाद जी, प्रियंका जी, पारुल चौहान जी, अनीस पंडित जी, रंजीत कुमार जी, राजन सिंह जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। अक्षय जी, रश्मि तिवारी जी, तस्नीम खान जी, नैना यादव जी, सर्वेश कुमार जी, राजन सिंह जी, नैतिक चौधरी जी, ललिता साक्य जी, ज्योति चौरसिया जी, कुमारी जानवी जी, प्रियम जी, अनीस पंडित जी, एसएन मिश्रा जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। सो क्या बोल रहे हैं सर आप, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत करेगा। देखिए हीनार्थ प्रबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। और घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास जितनी आय है ना उससे ज्यादा सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय कर रहा है। ठीक है, जैसे सरकार मान लीजिए कि खूब ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में डाल दिया, 50,000 करोड़, 50,000 लाख करोड़, इस तरीके का अमाउंट अगर जो सरकार अर्थव्यवस्था में डाल देता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ये पैसा सबके पास जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित होगा धीरे धीरे। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबकी मांग बढ़ेगी, और सबकी मांग बढ़ेगी तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है। हम और आप हजारों वस्तुओं की मांग करते हैं, लेकिन क्या हम एक वस्तु का उत्पादन करते हैं? तो बहुत कम लोग होंगे जो उत्पादन करते होंगे। तो जब सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन जितनी तेजी से मांग बढ़ेगी उतनी तेजी से उत्पादन अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ेगा, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो हम और आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है। और महंगाई को ही हम लोग जब अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वहां पे कहा जाएगा कि मुद्रा स्फीति आ गई है, मुद्रा स्फीति आ गई है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हीनार्थ प्रबंध या घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, जिससे मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तो लोग अपने मांग को बढ़ाते हैं, मांग के अनुसार उत्पादन अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है। तो जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी, बाजार में वो वस्तु कम होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी तो हम कहेंगे महंगाई आ गया है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? वित्तीय घाटे का मतलब क्या है भाई? अभी तो बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, भारत में वित्तीय घाटे का दुष्प्रभाव क्या है? तो अभी मैंने बताया ना, अभी बताया कि अगर जो सरकार क्या करेगी कि घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, सबके पास पैसा जाएगा, सभी के पास पैसा जाएगा, सभी लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे। लेकिन मांग सभी लोग बढ़ा सकते हैं, उत्पादन सभी लोग तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मांग ज्यादा होगा, पूर्ति कम होगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे महंगाई आ गई। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई। सो इजी सी बात है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, मूल्यों में स्थिति वृद्धि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है भाई? और रोज क्लास आप लोगों की 7 बजे से होती है, एक संडे को क्लास आप लोगों की बस नहीं हो रही है आजकल, बाकी रोज क्लास होती है, तो समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब यहाँ पे देखिए कि सार्वजनिक प्राप्ति, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण का योग होता है, ये तो बात आज बिल्कुल ठीक है। कर एक अनिवार्य भुगतान है, बात ये भी सही है। लेकिन एडम स्मिथ साहब ने करारोपण के 5 नियम नहीं दिए थे, एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे। कौन कौन सा नियम दिया था? तो पहला समता का नियम, ठीक है, समता का नियम, ठीक है, पहला नियम कौन था? समता का नियम दिया था। दूसरा नियम कौन था? निश्चितता का नियम था, ठीक है। तीसरा नियम कौन था? तो तीसरा नियम सुविधा का नियम था। और चौथा नियम कौन था? तो चौथा नियम जो था वो मितव्ययिता का था, मितव्ययिता का नियम दिया था।
ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब ने टैक्सेशन को लेकर के अर्थात करारोपण को लेकर के 4 नियम दिए थे, 5 नियम नहीं दिए थे। समता का नियम, उन्होंने कहा कि देखिए भैया टैक्स ऐसा लगाइए जिससे सबको समान रूप से त्याग हो, ठीक है, अर्थात अमीर अपने अनुसार त्याग करे और गरीब अपने अनुसार त्याग करे। फिर उन्होंने निश्चितता का नियम दिया, कहा कि भैया टैक्स आप ऐसे निश्चित कर दीजिए ताकि टैक्स पेयरों को टैक्स अदा करने में आसानी हो। फिर सुविधा का नियम, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि टैक्स सरकार को ऐसा लगाना चाहिए जिससे आम जनता को क्या हो, सुविधा हो। फिर उन्होंने मितव्ययता का नियम दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भैया सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। मितव्ययता का मतलब क्या होता है, कंजूसी से, ठीक है, अर्थात सरकार को कंजूसी से या कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय में विस्थापन और संकेंद्रण की संकल्पनाओं का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि सार्वजनिक व्यय में विस्थापन एवं संकेंद्रण की संकल्पना। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे विस्थापन और संकेंद्रण दोनों पढ़ा रहा था। तो विस्थापन का मतलब ये होता है, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ की अगर जो बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में विस्थापन और संकेंद्रण पढ़ाव की बात जो होती है वो पीकॉक और वाइजमैन के द्वारा किया गया, ठीक है, अर्थात केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। और ये सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट उत्पन्न होता है, जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट उत्पन्न होता है, जैसे अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कोविड आया था तो एक संकट ही था ना। अर्थव्यवस्था में मान लीजिए सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, ठीक है, या अर्थक्विक आ जाए अर्थात भूकंप आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार या अर्थव्यवस्था संकट में होती है ना, तो सरकार क्या करती है, कर की दर को भी बढ़ाती है और सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ाती है, दोनों चीजों को बढ़ाती है। लेकिन जब एक बार ये देश या अर्थव्यवस्था संकट से उबर जाता है, तब ये कर एवं सार्वजनिक व्यय को नीचे नहीं लाया जाता है, उसको उसी स्तर पर रहने दिया जाता है। जैसे आपने देखा कोविड के समय में बहुत प्रकार के कर बढ़ाए गए, लेकिन कोविड के बाद क्या इसे कम किया गया? नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया कर और नया सार्वजनिक व्यय एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित हो चुके हैं, अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही बात एलन पीकॉक एवं वाइजमैन ने कहा था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके सकारात्मक परिणाम है, क्या इसके नकारात्मक परिणाम है, सब पता होना चाहिए आपको। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग अमूमन तब होता है जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में विद्यमान होती है। मंदी का मतलब क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग भी अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है और पूर्ति भी अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है, जिससे सरकार आय से ज्यादा व्यय अर्थव्यवस्था में करती है। क्योंकि जब सरकार अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो एक तरफ मांग बढ़ता है, और जब मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति भी बढ़ेगी। तो मांग और पूर्ति जब दोनों बढ़ेगी तो इससे देश में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में देश आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा, देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में उचित प्रयोग, मतलब हम सीमित मात्रा में ही घाटे की वित्त व्यवस्था को अपना सकते हैं, एक सीमा तक ही अपना सकते हैं, नहीं तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती है। जैसे कि आप अगर जो जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को देखेंगे ना, तो वहां की मुद्रा बहुत कमजोर है, लाखों रुपए दे करके एक पैकेट ब्रेड वहां के लोग खरीदते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने यही काम किया होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया होगा, खूब ज्यादा मुद्रा छाप करके अर्थव्यवस्था में छोड़ दिए। तो जब खूब मुद्रा अर्थव्यवस्था में छोड़ दिए तो वो पैसा अमीर भी पाएगा, ई रिक्शा चलाने वाला भी पाएगा। तो अब ई रिक्शा वाला भी करोड़ों रुपए रखा है, अमीर भी करोड़ों रुपए रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, केवल और केवल वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी और कुछ नहीं होगा। अगला कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है?
चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कि सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। सामाजिक लाभ अधिकतम कहाँ पे होगा? जहां पे सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो। सीमांत त्याग क्या हो? सीमांत लाभ के बराबर हो। त्याग कौन करेगा? करदाता। लाभ कौन पाएगा? गरीब। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का सदैव उचित आकलन संभव नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है, जब सरकार पैसा खर्च करती है तो उससे सबको समान रूप से लाभ नहीं मिलता है। बार बार मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि आपके घर के बगल में सरकार जिम बनवा देती है, व्यायामशाला बनवा देती है, और आप सुबह उठ करके आप चले जाते हैं शहर पढ़ने के लिए, तो वो जिम आपके किस काम का है? एक मजदूर है, वो सुबह उठ के मजदूरी करने चला गया, तो जिम उसके किस काम का है? जो लोग वहां रहेंगे उसी का, तो वही तो लोग तो उसका प्रयोग करेंगे। तो ये बात ठीक है। अगला, सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण को बहुत छोटी छोटी इकाइयों में मापा जाना चाहिए। नहीं भाई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। छोटी छोटी इकाई में कैसे मापेंगे भाई? यह यह स्थैतिक स्थिति मान्यता पे आधारित है। यही तो मैंने बताया कि सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए। तो पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर होना चाहिए। पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर होना चाहिए। कुछ मिसप्रिंट है, फर्स्ट और थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ग्रेसम का नियम क्या बताता है भाई? ग्रेसम का नियम क्या बताता है? तो ग्रेसम का नियम बताता है सर कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे आप देखते हैं कि अगर जो आपके पास 10 रुपए की दो नोट है, एक नोट थोड़ी रफ है, फटी हुई है, और एक नोट एकदम ताजी, तो मार्केट में जाएंगे तो जो थोड़ी सी पुरानी नोट होती है उसे ही आप पहले चलाते हैं। ये बस मैं याद करने के लिए बताता हूँ ये बात, बस एक बात ध्यान से समझिएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ग्रेसम का जो नियम है वो ये बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे अगर जो आपके पास फटा पुराना नोट है तो आप पहले चलाएंगे और अच्छी मुद्रा को बाद में चलाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जब वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, वो कहलाती है। बच्चों वाला प्रश्न है भाई, छोटा सा बच्चा भी बताएगा। क्या उत्तर होगा? देखिए, एप्लीकेशन पे क्लास होने वाली थी बट कुछ समस्या आ गई, क्लास नहीं हो पाया। जैसे ही क्लास शुरू होगा हम आपको नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, ठीक है? परेशान ना होइए। अब तक जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस को ठीक तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आया है, उसको सॉल्व किया जा रहा है। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा मैं आपको वहाँ पे सेंड करूँगा नोटिफिकेशन उसका। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। देखिए भाई, एक होती है गर्म मुद्रा जिसे हार्ट मनी बोलते हैं। तो गर्म मुद्रा का मतलब ये होता है, गर्म मुद्रा का मतलब ये होता है कि ऐसी मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कम उपलब्ध है। अर्थात जितनी मात्रा में ये मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मान्य है उससे कम, सॉरी ध्यान से समझिएगा, शब्द को समझिएगा। गर्म मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा होता है लेकिन पूर्ति कम होती है। जैसे हम आपसे कहें अमेरिकी डॉलर, डॉलर जो है वो लगभग विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा मान्य होता है, ठीक है? दो चार अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी देश की अर्थव्यवस्था डॉलर को की मांग करती है। अर्थात डॉलर की मांग ज्यादा है लेकिन डॉलर की पूर्ति कम है। तो ये क्या हो गया? ये आपका गर्म मुद्रा हो गया।
और दूसरा होता है दोस्तों मुलायम मुद्रा। मुलायम मुद्रा, तो मुलायम मुद्रा में क्या होता है कि इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग कम होता है लेकिन इसकी पूर्ति ज्यादा होती है। जैसे पाकिस्तानी रुपया की बात करें तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि मुद्रा की पूर्ति 500 रुपए है और नाममात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति क्या होगी। अब मुद्रा की वेग बताई जा रही है। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई। क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो अब मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी का फार्मूला क्या होता है, कमेंट करके सभी लोग बताइए, ABCD मत लिखिए। वेलोसिटी ऑफ मनी का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग बताइए। अर्थात मुद्रा की गति का फार्मूला क्या होता है, मुद्रा की गति का फार्मूला क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP अपान मुद्रा की आपूर्ति। लिख लीजिएगा, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है। सो क्या उत्तर आ जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कितना दिया गया है, आय कितना दिया गया है 3000, 3000 अपान मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की पूर्ति कितनी दी गई है 500, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पच्चे 30। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलम वक्र का ढाल क्या होता है। एलम वक्र का ढाल कैसा होता है भाई। अब IS एलम वक्र आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, क्या उत्तर होगा। एलम वक्र का ढाल क्या होगा भाई। देखिए, अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी से इतनी शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी नहीं करेंगे ना तब क्या होगा जिंदगी में, ठीक है। किसी भी काम को करने में समय लगता है, मेहनत लगता है, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है जब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, लेकिन लेकिन असली योद्धा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहे। एक दिन परिस्थिति अनुकूल होगी, उसकी मेहनत रंग लाएगी, उसे जरूर सफलता मिलेगी, जिंदगी में वो जरूर सफल होगा। तो डजेंट मैटर कि परिस्थिति कैसी है, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है मेहनत करना, आप अपना काम करिए। एक दिन निश्चित तौर पे यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि परीक्षा को लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन यार ठीक है, जैसे इतने दिन बीत गए, जिंदगी के इतने साल बीत गए, वैसे थोड़े दिन और बीत जाएंगे। अभी जब डेट करीब आया था तो कितने सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर जी थोड़ा डेट बदल जाता तो और अच्छे से तैयारी कर लेते, और जब डेट बदल जाता है तो बच्चे फिर तफरी करना शुरू कर देते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं। मस्ती तफरी मत करिए, मेहनत करिए, ज़िंदगी का सवाल है ना। मस्ती तफरी करना है तो गांव में चले जाइए, बढ़िया सा बगीचे में 2-4 अच्छे बातूनी लोगों को पकड़ लीजिए, खूब तफरी करिए, जितना करना है उतना करिए। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे इतना मैं मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बीच बीच में इधर उधर की बात करते हो यार, क्यों करते हो इधर उधर की बात। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़े, बात खत्म। और क्या, क्या उत्तर आएगा भाई। जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है वो जा करके फेसबुक चलाना है फेसबुक चलाइए, जाके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, जाके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए, जाके रील्स देख लीजिए, जाके AI जनरेटेड वीडियो देख लीजिए, जाइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई। एलएम वक्र का ढाल क्या होता है। तो एलएम वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, वो धनात्मक होता है, क्योंकि यार मैं इतना मेहनत से, इतना प्रयास करके इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को देता हूँ, ठीक है।
फिर भी बहुत सारे लोग इधर उधर लगे रहते हैं, जिन बातों का कोई मतलब नहीं, उन बातों पे आप लोग लगे रहते हो। तो एल एम वक्र का ढाल क्या होता है? धनात्मक होता है। आई एस वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और एल एम वक्र का ढाल क्यों धनात्मक होता है? अभी मैं प्रश्न पूछ दूं कि एल एम वक्र का ढाल क्यों ऋणात्मक होगा, तो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर देंगे और बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने इतना पढ़ा है कि पेपर होगा तो बस टाप ही कर देंगे, है ना। बात ऐसे करेंगे जैसे लगेगा कि बस टापरे हैं। तो देखिए, एल एम वक्र का ढाल धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी मुद्रा की मांग बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी और फिर दिए गए ब्याज पर बांड की मांग में क्या आने लगेगी? कमी आएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए सर। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। सोशल मीडिया पे बच्चे बात करना बहुत अच्छा सीख जाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ का देंगे। सोशल मीडिया की क्या स्थिति है? सोशल मीडिया की स्थिति क्या है? आप ऑनलाइन जो भी देख लेते हैं उसको सोचते हैं सही है, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं ना, उसमें 70% चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, जो सही है ही नहीं। चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई लिखी हुई चीज़ हो, आर्टिकल हो, किसी भी प्रकार की कंटेंट को आप देख रहे हैं ना, तो 70% से चीज़ें ऐसी हैं, 70% से ऊपर ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैनिपुलेट किया गया, किसी न किसी तरीके से परिवर्तित किया गया, वो गलत है। लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है और मान के अपना बीपी ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझिए, अगर जो आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दे तो उसकी बात मान लें। हाँ, कोई कह देता है कि सुबह उठ के और ऐसे नाखून करिए, चाहे सुबह उठ के ऐसे तिरछा उल्टा होइए तो पूरा सर पे बाल चलाएगा, लोग करते हैं। कोई कहता है कि क्या करिए, बहुत सारे अलग अलग नुस्खे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मार्शल ने क्या कहा? P इज इक्वल टू के आर, सॉरी, P इज इक्वल टू के वाई अपान एम। बार बार बोलता हूं कि सफलता की एक कहानी है, उसी कहानी को आप लिख रहे हैं। बस एक बात समझ जाइए, मेहनत करते रहिए। आगे देखिए, पीगू की बात करें तो के आर अपान एम, एक सेकेंड, सॉरी, मार्शल की बात हो रही है तो के वाई अपान एम, मार्शल साहब, ठीक है। पीगू के आर अपान एम। रॉबर्टसन की अगर जो बात करें तो एम इज इक्वल टू पी के टी और किन्स की एन इज इक्वल टू पी के। अगला प्रश्न, फिशर के समीकरण एम भी प्लस एम डैश भी डैश में एम क्या व्यक्त करता है? क्या व्यक्त करता है भाई? चलिए, और खास करके यार मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा ना कि ये जो एआई का जमाना चल गया है ना, इसमें खास करके लड़कियां अपनी फोटो और तस्वीर आप सोशल मीडिया पे डालिए ही नहीं, क्योंकि आपके फोटो और तस्वीर के साथ कब कौन एआई का प्रयोग करके उसको किस तरीके से जनरेट कर देगा ये आपको मालूम नहीं। तो नहीं डालिए तो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि अब चीज़ें टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत दूसरी हो गई हैं भारत में। बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर के, बहुत सारे लोग चिंतित हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि फिशर के समीकरण में एम भी प्लस एम डैश भी डैश में एम क्या व्यक्त करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए तो ठीक है, देख लीजिए फिशर ने इसका क्या कहा था। तो फिशर ने जो समीकरण दिया था, पहला उनका मूल समीकरण क्या था? तो उनका मूल समीकरण था एम भी इज इक्वल टू पी टी। फिर उन्होंने अपने समीकरण को संशोधित किया, तो संशोधित समीकरण उनका क्या था? एम डैश, सॉरी, संशोधित समीकरण था एम भी प्लस एम डैश भी डैश इज इक्वल टू पी टी। क्या बोला? इस समीकरण में उन्होंने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो जो कीमत स्तर होगा वो क्या होगा? 2 गुना होगा, और मुद्रा का जो मूल्य होगा
वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सो क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वैधानिक मुद्रा को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं? देखिए एआई का मतलब ये है ना कि आपकी फोटो को, आप फोटो डालते हैं और उसकी मदद से आपकी फोटो को वीडियो बना दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें और कुछ कंटेंट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। वही है बस कि आपने जो फोटोज को डाला है उस फोटो को वो अलग तरीके से एडिट करके दिखा देते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए। सो इजी सी बात है कि मुद्रास्फीति कब आएगी, अर्थात महंगाई कब आएगी। महंगाई तभी आती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। आप कहें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो क्या होगा, लोगों की मांग में वृद्धि होती है और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो कीमतें बढ़ती हैं और यही कीमतों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। इजी सी बात है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना चाहिए। तो जब सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो इससे सरकार के आरबीआई के पास मुद्रा का प्रवाह आ जाएगा और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था से मुद्रा निकल जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन के क्या लाभ हैं। क्या उत्तर आएगा भाई, इजी सी बात है। तो ये भी तो बच्चों वाला प्रश्न है ना। अधिमूल्यन, जब अधिमूल्यन होगा तो क्या होगा, निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा, आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा, घरेलू बाजार में विदेशी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इजी सी बात है। अवमूल्यन से ये क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा होता है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, उपरोक्त कथन स्फीति के किस प्रकार से संबंधित है। कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति को बता रहे हैं भाई, ठीक है, इजी सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत अधिक मुद्रा अर्थात अर्थव्यवस्था में क्या हुई है, मुद्रा पूर्ति बढ़ी हुई है और वस्तु कितनी है, कम है, ठीक है। अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग ज्यादा है और अर्थव्यवस्था में वस्तु की पूर्ति कम है। तो ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति हुई, मांग जन्य मुद्रास्फीति हुई। और मांग जन्य मुद्रास्फीति कब आता है, तब आता है जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि होती है तो एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो सैकड़ों वस्तु की मांग करता है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वस्तु की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो बच्चा एक छोटा सा शिशु पैदा होता है तो वो बहुत सारी वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है, नहीं करता है। तो मांग तो सभी लोग कर सकते हैं लेकिन उत्पादन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति कम होता है, तो इससे क्या होता है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी तो इस प्रकार से उत्पन्न मुद्रास्फीति को ही मांगजन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। फिर साहब इसी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% प्रति वर्ष स्फीति आकी जाए तो इसका अर्थ क्या है। अगर जो हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था में 8% की स्फीति आई है तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि 2024 में जो हमारे देश की वस्तु है वो 100 रुपए में बिक रही है, लेकिन अगर जो 2025 में ये वस्तुएं अगर जो 108 रुपए की बढ़ने लगी, 108 रुपए की मिलने लगी तो हम क्या कहेंगे कि मुद्रास्फीति में 8% की वृद्धि हो गई, अर्थात पहले के मुकाबले
8 रुपए क्या हो गई, वस्तु की कीमतों में वृद्धि हुई है, अर्थात 8% मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसका मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 8% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है कि जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच में होती है तो वो किस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। अब देखिए दोस्तों, 4 प्रकार की मुद्रास्फीति को हम लोग देखते हैं। मुद्रास्फीति 4 प्रकार से आगे बढ़ती है। काफी पेन हो तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। रेंगती हुई या मंद मुद्रास्फीति, मंद अथवा रेंगती, रेंगती मुद्रास्फीति, ठीक है। मंद अर्थात रेंगती हुई मुद्रास्फीति ये कब होती है, जब स्फीति की दर 0 से 3% के बीच में होती है, ठीक है। दूसरा होता है चलती स्थिति, चलती स्थिति, चलती मुद्रास्फीति। तो चलती मुद्रास्फीति तब होती है जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में 3% से लेकर के 6% के बीच में हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है दौड़ती स्थिति, ठीक है। तीसरा क्या होता है, दौड़ती स्थिति। तो दौड़ती स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो मुद्रास्फीति की दर होती है वो 10 से 20% के बीच में होती है, 10 से 20% के बीच में होती है। और फिर जो चौथा होता है अंतिम, उसे हम क्या बोलते हैं, अति स्थिति, ठीक है। अति स्थिति, अति स्थिति जो होता है इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति 20% से लेकर के 100% के बीच में होती है। और एक और होती है, थोड़ा करेक्शन है, एक और होता है जिसे हम लोग अति स्थिति, जिसे हम लोग कूदती हुई स्थिति बोलते हैं, कूदती स्थिति, कूदती स्थिति। तो कूदती स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो मुद्रास्फीति होती है वो क्या होती है, 100% से ज्यादा होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, दौड़ती स्थिति, सभी लोग का उत्तर देते हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति पिछड़े एवं अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक है। कौन सी मुद्रास्फीति पिछड़े एवं अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूँ, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है अर्थात 3 से 5% के बीच की मुद्रास्फीति होती है, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती है, जो इंडिकेट करता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का भी स्तर बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ रहा है और पूर्ति भी बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि स्थिति संबंध प्रतिरोध या स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये भी बहुत बार बताया हूँ कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है भाई, इजी सी बात है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की भी स्थिति में वृद्धि हो, बेरोजगार भी बढ़े और महंगाई भी बढ़े, दोनों बढ़े, तो इसे ही मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। तो स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में अर्थात मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। सभी लोग यार लाइक शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए भाई बताइए, ठीक है। चलिए, क्या आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? तो जितने भी ये बोल रहे हैं कि मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत जो दिया था वो गार्डनर एकले ने दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर जो मांग वस्तु की ज्यादा है और उस वस्तु की पूर्ति कम है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। किसने कहा कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए? क्या उत्तर आ रहा है? मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। क्या बीच बीच में क्या आवाज को हो जा रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, क्राउथर, बहुत अच्छी बात है। जितने भी क्राउथर बोल रहे हैं सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग, एक बार सबके लिए क्लैपिंग कर दीजिए क्राउथर वालों के लिए, बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर, मेधावी हैं सब, ए वाले जितने हैं सब मेधावी छात्र हैं। ठीक है, किसकी याद आई, किसकी याद आई बताइए? ब्रह्मानंद और वकील की याद आई, ब्रह्मानंद और वकील की याद आई। वकील, वकील व ब्रह्मानंद, ठीक है, वकील व ब्रह्मानंद, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, कहा कि जब मुद्रास्फीति आती है तो वो गरीबों को ज्यादा लूटती है, अर्थात जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो ये कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, अर्थात मुद्रास्फीति एक डाकू है। ये बात ब्रह्मानंद और वकील के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, अलग अलग सिद्धांत देते हैं। तो जब तक एक क्रम से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरी थियरी नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। तो सबको यहाँ पे अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएगा और आपके सिलेबस के अनुसार ही कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का कंप्लीट आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। एडमिशन लेने के लिए जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का वहाँ पे कोर्स अवेलेबल होगा। उस कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी++बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के सभी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ।